नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? और आज के इस सेशन में हम लोग शुरू कर रहे हैं गोधुली गोधुली भाग 2, जो आपका क्लास 10th का बुक है, उसके गद्य खंड का 5वां चैप्टर। आपकी तैयारी आई होप बहुत अच्छी चल रही हो, और अगर आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी नहीं चल रही है तो शायद आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका 2026 में जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में जो बच्चे अपियर होने वाले हैं, बिल्कुल स्ट्रेटजिकली तैयारी यहाँ पे करवाई जा रही है। आपके हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर आपको कवर किया जा रहा है। उसी में आपका जो हिंदी है उसमें हम लोग चैप्टर 5 गद्य खंड का चैप्टर 5 आज हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग गद्य खंड का 4 चैप्टर निपटा चुके हैं, पद्य खंड का भी 5 चैप्टर निपटा चुके हैं। बात करें हिंदी के ही व्याकरण की तो इसमें भी हम लोग 4 पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। वर्ण, शब्द, वाक्य और संधि, इन सभी चारों पोर्शन का, चारों टॉपिक का जो वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे वहां से जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग 5वां चैप्टर जो कि हिंदी का है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और भी सब्जेक्ट का आपका इसी तरह पल पल आपको वीडियो मिल रहा है, इंग्लिश का हो चाहे संस्कृत का हो। संस्कृत भी आपको मैं ही करवा रहा हूँ, उसमें भी हम लोग 10 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। कल ही हमने क्या आपका 10वां चैप्टर जो है आपका अपलोड किया है, और वो भी अगर आप नहीं देखे हैं तो वो भी आप 10 चैप्टर जाके कंप्लीट देख लीजिए, ताकि संस्कृत का जो 50% ऑफ वेटेज होता है वो आपका बुक से होता है, और जो कि 14 चैप्टर 14 दिन में खत्म हो जाता है। तो वहां से भी और यहाँ से भी आपका 50% वेटेज होता है आपका दोनों गद्य और पद्य सेक्शन आपका दोनों मिला के। तो आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे रोशनी पब्लिकेशन के द्वारा जो कैप्टन बैच शुरू किया गया है उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हिंदी सब्जेक्ट में हम लोग अध्याय 5 में हैं, जिसका नाम है नागरी लिपि। नागरी लिपि यानी देवनागरी लिपि। इसके लेखक हैं आपके गुणाकर मूले। कौन है? गुणाकर मूले। बहुत ही प्रखंड विद्वान, बहुत ही विषयों के ज्ञाता हैं ये। आगे हम इनके लेखक परिचय में इस बात को जानेंगे। तो आइए एक एक करके इनके बारे में समझते हैं, क्योंकि हर एक चैप्टर का आपका जो लेखक परिचय होता है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपका ये लेखक परिचय इंपॉर्टेंट है, तो हर चैप्टर में हम लोग 10 चैप्टर में हम आपका इसी तरह कर रहे हैं। जो भी चैप्टर हम लोग करवा रहे हैं, पहले क्या कर रहे हैं हम लोग उसके लेखक के बारे में जान रहे हैं, बिल्कुल एक एक पॉइंट बाय पॉइंट जान रहे हैं, ताकि आपका एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन ना छटक के मिस ना हो जाए कि ये ना हो पाया ना। क्या होगा? 100 आउट ऑफ 100 आप अटेम्प्ट करके आएंगे। जो आप 100 आउट ऑफ 100 सही अटेम्प्ट करके आएंगे तो कोई आपको नहीं रोक सकता कि आप एक बहुत अच्छे, ना सिर्फ अच्छे, बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाए। तो आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं गुणाकर मूल्य के लेखक परिचय से। इसके बाद हम इनके पूरे निबंध को समझेंगे। क्या? नागरी लिपि यानी देवनागरी लिपि, जो हमारी लिपि है जो कि हिंदी में ज्यादातर यूज होती है, वो लिपि आप उसी के बारे में जानेंगे, कैसे उसका विकास हुआ, अभी की उसकी क्या स्थिति, वही इस पूरे निबंध में है। तो गुणाकर मूल्य की बात करें, इनका जन्म 1935 में अमरावती जिला महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ? अमरावती, महाराष्ट्र में एक जिला है जिनका नाम है अमरावती। 1935 में गुणाकर मूल्य का जन्म वहां पे हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इनकी गांव में ही मराठी माध्यम से हुई थी। क्योंकि महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में क्या आपका मराठी भाषा चलती है, वहां पे क्या मराठी माध्यम से ही गांव में इनकी प्रारंभिक शिक्षा संपन्न हुई। यानी आप कह सकते हैं कि इन्होंने सरकारी विद्यालय जो महाराष्ट्र के होते हैं वहां से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। वर्धा में नौकरी के साथ हिंदी और अंग्रेजी का अध्ययन किया। इसके बाद ये क्या किए? हिंदी एवं अंग्रेजी का अध्ययन किए वर्धा में जाकर, एवं वहां उन्होंने नौकरी भी की। कुछ बच्चे होते हैं ना जो क्या करते हैं, जॉब भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, तो वहीं पे इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी का अध्ययन किया। कहाँ जाकर? वर्धा जाकर, महाराष्ट्र के वर्धा में जाकर। उसके बाद इलाहाबाद आकर गणित के विषय में अध्ययन किया। यानी वर्धा में इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी, इलाहाबाद में अब इन्होंने किसका? गणित विषय का अध्ययन किया। मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई इन्होंने कहा? इलाहाबाद में ही की। कहाँ पे की? इलाहाबाद में ही की। उसके बाद इनके निधन की बात करें तो सन 2009 ईस्वी में इनका निधन हो गया। ये है इनका नॉर्मल जीवन परिचय और शिक्षा परिचय, दोनों एक साथ हमने निपटा दिया है। कि सबसे पहले जीवन परिचय की बात करें, इनमें जो इंपॉर्टेंट है, 1935 में इनका जन्म हुआ अमरावती महाराष्ट्र में। मृत्यु इनकी 2009 में हो गई। इसके अलावा हिंदी एवं अंग्रेजी इन्होंने वर्धा में, हिंदी एवं अंग्रेजी की शिक्षा वर्धा में ली, और इलाहाबाद आकर गणित के विषय में अध्ययन किया, एवं मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई इन्होंने कहाँ? इलाहाबाद से ही की। और उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा इनके मराठी माध्यम से ही इन्हीं के गांव में हुई। कहाँ हुई? इन्हीं के गांव में, जहां ये पैदा हुए थे वहीं पे हुई। ठीक है, आगे बात करेंगे इनकी
की प्रमुख रचनाओं की। इनकी प्रमुख रचनाएं बहुत सारी है, दो दो स्लाइड में आपकी इनकी प्रमुख रचनाएं देखने को मिलेगी। सारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कोई भी एक प्रमुख रचना आपको पूछ सकता है कि जैसे कि भारत की इतिहास और संस्कृति के लेखक कौन है, भारत की इतिहास और संस्कृति के लेखक कौन है या किन की रचना है, तो आप क्या करेंगे, गुणाकर मूले की है। किनकी? गुणाकर मूले की। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो अक्षरों की कहानी, भारत की इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत का के महान वैज्ञानिक, एक एक करके सारा देखते जाइए। क्या क्या करते जाइए? देखते जाइए। फिर से देखिए, अक्षरों की कहानी एक, भारत और इतिहास की संस्कृति, भारत इतिहास और संस्कृति ये आपका 2, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक ये आपका 3, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक 4, मेंडली 5, महान वैज्ञानिक 6, सौर मंडल 7। तो ये कुल मिला के यहाँ आपका 7 रचनाएं, और आगे भी आपकी यहाँ पे लगभग 5 रचनाएं या 6 रचनाएं यहाँ भी है। सूर्य, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे लिपि, विज्ञान, इन सभी के क्षेत्र में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी इनका बहुत सारी जो रचनाएं है, महान वैज्ञानिक, सौर मंडल, तो इसके बारे में हम लोग सारा ये इनकी रचनाएं हैं, जो आपके इनकी 13 रचनाएं आपको देखने को मिल रही है। आप एक बार इनको ध्यान में जरूर रखिएगा कि सारी ये रचनाएं किनकी है, गुणाकर मूले की है। आगे बात करेंगे इसी में हम लोग इनकी जो साहित्यिक विशेषताओं की। मैंने आपको जब याद कीजिएगा, जब हम सेशन स्टार्ट कर रहे थे तो हमने आपको बताया था ये बहुत अच्छे जानकार हैं, कई विषयों के अच्छे जानकार हैं। कौन कौन से विषय के? गणित, खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, तभी तो इनके देखिए बहुत सारे जो विषय हैं, सूर्य, नक्षत्र लोक, इनके जो कहानियों में, इनके जो रचनाएं में उनकी दिखती है, महान वैज्ञानिक, सौर मंडल क्या है, और आप बोल सकते हैं वैज्ञानिकों के बारे में लिखा, सूर्य के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में, ब्रह्मांड के विज्ञान बारे में, तो उनके बारे में लिखा। यानी ये खगोल शास्त्र के भी विषय जानकार थे, गणित के विषय में जानकार थे, विज्ञान और इतिहास के और पूरा लिपि शास्त्र, इन सभी विषयों के बहुत अच्छे जानकार थे। 2500 से अधिक लेख इनके द्वारा लिखा गया। गुणाकर मूले के द्वारा 2500 से अधिक लेख लिखा गया एवं 30 पुस्तकें इनके द्वारा प्रकाशित की गई है। देखें, और सरल भाषा, प्रवाहपूर्ण शैली एवं तकनीकी विवरण से परहेज, इन सभी क्या, सरल भाषा, प्रवाहपूर्ण शैली एवं तकनीकी विवरण से इनका परहेज है। तो ये आप इनकी विशेषताओं में रख सकते हैं। साहित्यिक विशेषताओं में सबसे अधिक विशेषता जहां से क्वेश्चन आने का चांस है कि 2500 से अधिक लेख और 3 से अधिक पुस्तकें, 30 से अधिक पुस्तकें किसके द्वारा? गुणाकर मूले के द्वारा लिखी गई है। और कई विषयों के बहुत अच्छे जानकार थे, जैसे गणित, खगोल शास्त्र, विज्ञान, इतिहास और पूरा लिपि शास्त्र। तो इन सभी के बारे में ये इनकी साहित्यिक विशेषता है। आगे बात करेंगे पाठ परिचय की। पाठ परिचय सब में होता है, कोई भी चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबके नीचे पाठ परिचय है। ये आपका लेखक परिचय, फिर पाठ परिचय। हमारा ये जो निबंध है नागरी लिपि, उसमें क्या लिखा हुआ है, गुणाकर मूले ने क्या दर्शाया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रस्तुत पाठ गुणाकर मूले की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी, हमने रचनाओं में यहाँ बात किया है, कहाँ, ये इसी में है, भारतीय लिपियों की कहानी। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो बुक है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपकी ये जो पाठ है, आपका ये जो निबंध है, हमारा जो शीर्षक है नागरी लिपि, ये कहाँ से लिया गया है? गुणाकर मूले की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से संकलित है। प्रस्तुत पाठ में हिंदी की अपनी लिपि देवनागरी का ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा को स्पष्ट किया गया है। क्या किया गया है? स्पष्ट किया गया है। इसमें गुणाकर मूले जी ने हमारी लिपियों की प्राचीनता, व्यापकता और शाखा विस्तार का प्रवाहपूर्ण शैली में प्रामाणिक व्याख्यान प्रस्तुत किया है। क्या किया है? व्याख्यान प्रस्तुत किया है, प्रामाणिक व्याख्यान प्रस्तुत किया। आपकी जो नागरिक लिपि है उसके जो इतिहास क्या है, उसका इतिहास क्या है और उसकी प्राचीनता, वो कितना प्राचीन, इन सभी के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। तकनीकी बारीकियों और विवरणों से बचाव करके मूले जी ने निबंध को बोझिल नहीं होने दिया। यानी एक होता है ना, कई बार निबंध जब लोग पढ़ते हैं या फिर कोई भी चैप्टर, तो वो बोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा कंटेंट नहीं होते या फिर ज्यादा उसमें क्या होते हैं, सिर्फ बातें लिखी होती है। लेकिन इनमें इन्होंने तकनीकी बातें की है, यानी फैक्ट को रखा है, जिसके कारण यह निबंध जो है बहुत बोझिल नहीं लगता है और सादगी एवं सहजता के साथ लिपि के बारे में आवश्यक ऐतिहासिक जानकारियां देते हुए हमारे अंदर आगे की जिज्ञासाओं को उभारने का
सफल प्रयास किया है। यानी ये बहुत अच्छा निबंध है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को भी मजा आने वाला है। तो चलें बिना किसी देरी किए आज के इस पूरे निबंध को एक एक करके शुरू करते हैं। पैराग्राफ बाय पैराग्राफ समझेंगे क्या लिखा है इन्होंने, एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। अभी पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, इसके बाद आपका क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आपका आने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ हम लोग लाइव जाएंगे, सभी बच्चे एक साथ जुड़ेंगे। हमारा अगर लाइव जाने का अगर उस तरह का अगर कुछ टाइमिंग होगा तो हो सकता है वो 1 से 2 के बीच आपका लाइव सेशन हमारा शुरू हो, और तब तक के लिए आप हमारे सेशन को देखें। लाइव में जो होगा हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन होगा, जिसमें जो बच्चे अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं वो आगे जुड़ेंगे, एवं हमारे द्वारा जो अभी पढ़ाया गया है उसका हमारा क्या करेंगे, एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे, ताकि आप जब एग्जाम में बैठे तो इसी प्रैक्टिस सेट के जरिए आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। ज्यादा नहीं करेंगे, नागरी लिपि सबसे पहले शुरू करते हैं, ठीक है। क्या करना है, जिस लिपि में यह लेख लिखा है, क्या है लिखा है, उसे हम नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। यानी स्टार्ट ही कैसे करते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से करते हैं कि जिस लिपि में यह लेख लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, देवनागरी लिपि कहते हैं। करीब 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि क्या है, इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी, इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई है। यानी देखिए, जब कोई लिपि का कुछ सिलसिलेवार तरीके से कोई रिकॉर्ड नहीं होता तो क्या होता है, बिगड़ते रहता है अलग अलग लोगों के हैंडराइटिंग के जरिए। लेकिन जब से इस लिपि करीब 2 सदी पहले यानी 200 साल पहले नागरी लिपि यानी देवनागरी लिपि के टाइप राइटर बने, तो तब से इस लिपि में स्थिरता आ गई, जो जैसा था वैसा ही रह गया। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली क्या है, नेपाली, जिसको खासकुरा, वह नेवरी भाषाएं भी इसी लिपि में लिखी जाती है। मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी, यानी किन किन भाषाओं की लिपि देवनागरी। भाषा और लिपि अलग होता है। भाषा होता है जो हम लोग बोलते हैं, और लिपि जो हम लोग लिखते हैं। तो लिखने भाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन लिखने का स्टाइल, लिखने के स्टाइल को ही लिपि कहते हैं। तो देवनागरी लिपि यानी देवनागरी स्टाइल में हिंदी एवं उसकी जो विविध बोलियां हैं, हिंदी से जो निकली बहुत सारी बोलियां हैं, वो सारी बोलियां बोली जाती है। एवं हमारे पड़ोसी देश नेपाल की भी जो नेवारी भाषाएं हैं, खासकुरा वो नेवारी भाषाएं, वो भी इसी लिपि में लिखा जाती है। एवं मराठी भाषा भी, मराठी में सिर्फ एक अतिरिक्त अक्षर है। क्या है, एक अतिरिक्त अक्षर है। हमने देखा है प्राचीन काल में संस्कृत व प्राकृत भाषाओं में यह ध्वनि थी और इसके अनेक अभिलेख में अक्षर मिलते हैं। तो क्या है, मराठी भाषा, नेपाली भाषा और प्राचीन सांस्कृतिक एवं प्राकृत भाषा भी देवनागरी से ही सुशोभित है। यानी देवनागरी लिपि के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसार में जहां भी संस्कृत प्राकृत की पुस्तकें प्रकाशित होती है वो प्रायः देवनागरी में ही छपती है। यानी देवनागरी लिपि में क्या, आपकी जो भी संस्कृत की पुस्तकें हैं, चाहे वो संस्कृत हो या प्राकृत हो, वो सभी भी हमारी देवनागरी में हो। तो अभी तक देवनागरी में हम लोग कौन कौन से लिपि जान चुके हैं। देवनागरी में होता है हिंदी तथा उससे उसकी जो अलग अलग हिंदी से निकली बोलियां हैं या भाषा है। नेपाली हो गया, मराठी हो गया, मराठी में एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। लेकिन उसके अलावा आपका क्या होगा, संस्कृत, उसके बाद प्राकृत, ये सब क्या है, देवनागरी लिपि। अनुकरण करते हुए कुछ भारतीय पंडित भी ऊपर नीचे कुछ चिन्ह जोड़ते हुए रोमन अक्षरों में भी संस्कृत प्राकृत के उदाहरण एवं ग्रंथ छपवाते हैं। अनुकरण करते हुए कुछ भारतीय पंडित भी ऊपर नीचे कुछ चिन्ह जोड़ते हुए रोमन अक्षरों में भी संस्कृत प्राकृत के उद्धृत कराते, यानी रोमन अक्षरों में भी, यानी रोमन लिपि में भी कुछ कुछ इधर उधर करके संस्कृत का छपवा देते हैं। लेकिन जो मूल है वो संस्कृत का, वो क्या होता है, देवनागरी लिपि में ही होता है। गुजराती लिपि देवनागरी से अधिक भिन्न नहीं ना रही है, यानी गुजराती भी है वो भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, ज्यादा डिफरेंस उसमें भी ना है। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो बहन अवश्य है। यानी बांग्ला लिपि को जो कहते हैं वो क्या है, वो प्राचीन देवनागरी, जो पहले देवनागरी का जो स्वरूप था। देखिए स्टार्टिंग में ही लेखक ने कहा है कि देवनागरी लिपि का 2 सदी पहले यानी 200 साल पहले टाइपराइटर बन गया, जिसके कारण क्या हुआ, उसकी लिपियों में स्थिरता आ गई। और वहीं कहीं पे बांग्ला की जो लिपि है, बांग्ला लिपि जो बंगाली लिपि है, वो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि वो भी देवनागरी और वो कहीं ना कहीं सेम रही होंगी। फिर धीरे धीरे परिवर्तन के कारण वो क्या हो, बांग्ला देवनागरी अलग हो गई। तो वही कहते हैं बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री ना सही तो बहन
अवश्य हाँ, दक्षिण भारत की लिपि वर्तमान नागरी लिपि में काफी भिन्नता दिखाई जाती है, लेकिन हाँ लेखक ये मानते हैं, ऐसा नहीं हम कह देंगे कि जितना भी भारत का है सब देवनागरी है जैसे अभी तक बोल रहे थे, लेकिन कुछ कुछ दक्षिण भारत की जो लिपियां हैं वह देवनागरी नहीं है, वह भिन्न है। लेकिन यह तथ्य हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आज कुछ भिन्न सी दिखाई देने वाली दक्षिण भारत की ये लिपियां जो कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, ये सारी लिपियां जो है भी नागरी की तरह प्राचीन ब्राह्मणी में ही विकसित हुई। यानी ये बात तो ठीक है, चलिए दक्षिण भारत का जो लिपि है वो भिन्न है, लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि ये जो प्राचीन ये जो लिपियां हैं दक्षिण भारत की, जो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तो ये सब जो भाषाएं हैं यह भी नागरी की तरह प्राचीन ब्राह्मणी भाषा से ही विकसित हुई है। यानी इन दोनों के जो पिता कह सकते हैं, या फिर देवनागरी लिपि जहां से उद्गत हुई है, जिसको क्या कहते हैं ब्राह्मणी लिपि, कहां से निकली है, ब्राह्मणी लिपि से जो निकली है, यह भी कौन सी, दक्षिण भारत की भी लिपि जो है ब्राह्मणी से ही निकली हुई। यानी दोनों का जो ओरिजिन पॉइंट है एक है, देवनागरी और दक्षिण भारत की भाषाएं अलग है, लेकिन ओरिजिन पॉइंट जो है दोनों एक है। अभी कुछ समय पहले तक दक्षिण भारत में पोथियां लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था। कुछ समय पहले क्या होता था, पोथियां यानी अपने जो पुस्तकें हो सकती है या फिर खाता बही, आप कुछ भी कह सकते हैं, कि पोथियां लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था। दरअसल नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत में ही मिले हैं। अभी कहते हैं कि चलिए ठीक है, देवनागरी लिपि और दक्षिण भारत की अलग मानते हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है, कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। बहुत सारी देवनागरी लिपि के आरंभिक लेख, जो स्टार्टिंग लेख जो कि देवनागरी लिपि में है, वो कहाँ, दक्षिण भारत में मिले हैं। दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती है। यहां से क्वेश्चन आपका बनता है, नंदी नागरी लिपि क्या है? तो दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि दक्षिण भारत में मिले शिलालेखों पर या आरंभिक लेखों पर कुछ लेख मिले हैं जो कि देवनागरी के समान है, या देवनागरी लिपि है, उसे ही नंदी नागरी लिपि कहते हैं। कोंकण के शिलाहार, मन्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में हैं। अब ये देखिए, मन्यखेट, देवगिरी, विजयनगर, कोंकण, ये सब क्या है, दक्षिणी राज्य हैं। क्या है, दक्षिणी राज्य हैं। जिस प्रकार उत्तर भारत में मगध था, कन्नौज था, क्या है पता है ना, मगध, कन्नौज, आपका हस्तिनापुर, इस तरह जो उत्तर भारत के जो राज्य थे, गांधार थे, यहाँ पे जो देवनागरी चलती थी, वहां उसी तरह जो क्या बोलते हैं आपके दक्षिण भारत में जो है कोंकण के शिलाहार, मन्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी में मिलते हैं। यानी नागरी के ही समान मिलते हैं। क्या मिलते हैं, नागरी के ही समान मिलते हैं, और उसे नंदी नागरी कहते हैं। दक्षिण भारत की देवनागरी को नंदी नागरी कहते हैं। पहल विजयनगर के राजाओं के लेख की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। यानी सबसे पहले कहां के राजाओं के नाम को क्या दिया गया था, सबसे पहले विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी का नाम दिया गया। तो यहाँ इस साइड में हम लोग क्या देखें कि नंदी नागरी एक लिपि होती है। यहाँ से इस पिछले स्लाइड का अगर आप बोले इंपॉर्टेंट अगर कुछ कहें, ये नंदी नागरी का जो पोर्शन है, दक्षिण भारत की जो लिपि है जो कि देवनागरी से मैच खाती है, उसे क्या कहते हैं, नंदी नागरी कहते हैं। आगे बात कीजिए, दक्षिण भारत में तमिल, मलयाल और तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा था। यानी दक्षिण भारत में तमिल, मलयाल और तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा था, फिर भी दक्षिण भारत में अनेक शासकों ने नागरी लिपि का इस्तेमाल किया है। यानी आप कहते हैं कि जैसे ब्राह्मणी दोनों से निकली है, ब्राह्मणी से ही दोनों निकली है, दक्षिण भारत की भाषाएं और देवनागरी लिपि की जो लिपि है दोनों निकली है। और इसके बाद भी जब निकलने के बाद भी जब अलग अलग भाषाएं जब दक्षिण भारत में उत्पन्न हो रही थी, जैसे तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, स्वतंत्र रूप से विकास इन सभी का हो रहा था अलग अलग क्षेत्रों में, उस समय भी दक्षिण भारत के अनेक शासकों ने नागरी लिपि का ही इस्तेमाल किया। क्या किया, नागरी लिपि का ही इस्तेमाल किया। राजराज व राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल राजाओं ने, जो कि 11वीं सदी में सिक्कों में नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। यानी राजराज और राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल वंश के जो राजा थे, उनके सिक्कों में भी देवनागरी लिपि देखने को मिलती है। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस जैसे शब्द नागरी लिपि में अंकित हैं। सुदूर दक्षिण से प्राप्त वर्गुन के पलियम
ताम्रपत्र यानी जो कि 9वीं सदी में नागरी लिपि में है। तो बहुत सारे दक्षिण के ऐसे अवशेष हैं, दक्षिण में भी कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो कि सिक्के कह सकते हैं या फिर शिलालेख कह सकते हैं, उन सभी को, या फिर ताम्रपत्र कह सकते हैं, जो कि 9वीं सदी में मिले हैं, उन सभी पे नागरी लिपि लिखी हुई है। इतना ही नहीं, श्रीलंका यानी दक्षिण भारत तो छोड़ दीजिए, समुद्र के पार भी श्रीलंका के पराक्रम बाहु, विजय बाहु, जो कि 12वीं सदी में है, आदि शासकों के सिक्के पर भी नागरी के अक्षर देखने को मिलते हैं। यही आपकी देवनागरी लिपि की जो है महिमा है। क्या है देवनागरी लिपि की? ये कहाँ है? ये क्या मतलब समुद्र के उस पार भी, सिर्फ भारत में ना सही, समुद्र के उस पार भी पुराने समय से ही ये क्या है शासन में है। दूसरे और उत्तर भारत में अल्पकाल के लिए इस्लामी शासक की नींव डालने वाले महमूद गजनवी कुछ समय के लिए, जो मोहम्मद गजनवी आया था 11वीं सदी में, कब आया था? 11वीं सदी के पूर्वार्ध में यानी 1001 से लेकर 1050 के बीच, जब कौन आए थे? मोहम्मद गजनवी आए थे कि लाहौर के टकसाल के ढाले गए चांदी के सिक्के पर भी हम नागरी लिपि के शब्द देखते हैं। क्या करते हैं? लाहौर के जो टकसाल हैं, लाहौर के जो टकसाल किसको बोलते हैं? जहां सिक्के बनाए जाते हैं। क्या होते हैं? जहां सिक्के बनाए जाते हैं, वहां पे भी देवनागरी लिपि के शब्द देखने को मिलते हैं। आगे बात करें, इन सिक्कों पर एक तरफ कूफी लिपि में कलमा अंकित है, यानी कलमा अंकित है। क्या है? कलमा है। यहाँ इन सिक्कों पर जो है, जो कि कौन? मोहम्मद गजनवी, जो कि एक महमूद जो गजनवी है, जो कि क्या मुस्लिम शासक था, वह भी अपना सिक्का बनवाने के लिए लाहौर में टकसाल जो बनवाया था, वहां भी उन्होंने देवनागरी लिपि में ही लिखा। और उस देवनागरी लिपि में ही सिक्कों पर कूफी लिपि में, एक तरफ क्या था देवनागरी और दूसरी तरफ कूफी लिपि में कलमा लिखा हुआ था। कलमा कहते हैं जिस प्रकार हमारे जो हिंदू धर्म में श्लोक होते हैं, उसी प्रकार मुस्लिम यानी इस्लाम धर्म में क्या होती है? कलमा होती है। ठीक है, तो दूसरी तरफ नागरी लिपि में अंकित है। क्या है? अव्यंकत में एक मोहम्मद, अवतर निपृत मोहम्मद, ये सिक्के 1028 ईस्वी में शुरू किए गए थे। यानी वो जो मोहम्मद गजनवी के जो सिक्के हैं वो 1028 ईस्वी में शुरू किए हैं। स्मरण रहे कि लगभग इसी समय के दक्षिण के चोल राजाओं के सिक्के पर भी नागरी लिपि में लिखे गए शब्द देखने को मिलते हैं। यानी एक समय में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, दक्षिण के बाद श्रीलंका तक भी देवनागरी लिपि का ही बोलबाला था। देवनागरी लिपि में ही बहुत सारी शासन क्रियाकलाप, और जब शासन इस तरह चलता था तो हो सकता है कि जो लोगों की वहां की भाषा और लिपि क्या होती थी? देवनागरी ही हुआ करती थी। आगे बात करते हैं हम लोग। मोहम्मद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह आदि शासकों ने भी अपने सिक्के पर नागरी शब्द ही खुदवाए हैं, नागरी लिपि में ही खुदवाए हैं। यानी मोहम्मद गौरी के बाद, उसके बाद भी जो अलाउद्दीन खिलजी आए थे, शेरशाह आदि शासकों ने भी अपने सिक्कों पर क्या? नागरी शब्द खुदवाए, यानी उनके भी सिक्के पर नागरी लिपि ही देखने को मिलती है। बादशाह अकबर ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर राम सीता की आकृति थी और नागरी में राम सिया शब्द का शब्द अंकित था। क्या था? राम सिया शब्द अंकित था। तो ये आप कह सकते हैं कि बादशाह अकबर ने भी देवनागरी लिपि को ही आगे बढ़ाया। ठीक है, उत्तर भारत में मेवाड़ के गुहिल, सांभर के अजमेर के चौहान, कन्नौज के गढ़वाल, काठियावाड़ गुजरात के सोलंकी, अबू के परमार, जोजाक भुक्ति जो कि बुंदेलखंड के चंदेल तथा त्रिपुरा के कलचुरी शासकों के लेख में नागरी लिपि में ही है। उत्तर भारत की इस नागरी लिपि को हम देवनागरी के नाम से जानते हैं। यानी ये जो मोहम्मद गजनवी, क्या बोल सकते हैं? मोहम्मद गजनवी ने जो लाहौर में जो टकसाल छपवाए थे, वो लिपि मोहम्मद गौरी के, अलाउद्दीन खिलजी के, शेरशाह के एवं उसके बाद बादशाह अकबर के, चाहे मेवाड़ के गुहिल, संभार अजमेर के चौहान, कन्नौज के गढ़वाल, काठियावाड़ गुजरात के सोलंकी, अबू के परमार, ये सभी जो शासक थे जो कि उत्तर भारतीय थे, इन लोगों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी लिपि में ही सब कुछ लिखवाया था। नागरी लिपि में ही जो लिखवाया था, चाहे वो अकबर का लिखा हुआ राम सिया शब्द ही क्यों ना हो, ये सब क्या नागरी लिपि में लिखवाया था। और इस नागरी लिपि को, जो उत्तर की जो नागरी लिपि है उसे देवनागरी कहते हैं, एवं दक्षिण की जो नागरी लिपि है उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, दक्षिण की जो नागरी लिपि है उसे नंदी नागरी कहते हैं। ठीक है, दक्षिण की नागरी लिपि को नंदी नागरी और उत्तर भारत की नागरी लिपि को देवनागरी। उपयुक्त जानकारी से स्पष्ट हो जाता है। क्या स्पष्ट हो जाता है? कि ईसा की 8वीं 9वीं सदी से नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था। यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। यानी
इतना जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है श्रीलंका से लेके आपका कहीं अफगानिस्तान तक भी कह सकते हैं कि वहां तक क्या थी, नागरी लिपि ही सार्वदेशिक लिपि थी, यानी सभी देश में सिर्फ नागरी लिपि चलती थी। ठीक है, गुप्त काल में ब्राह्मणी लिपि तथा बाद में सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी अड़ी लकीरें या छोटे ठोस तिकोन है, लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इनके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है और सिरोखाएं उतनी ही लंबी होती है जितनी लंबी अक्षरों की चौड़ाई होती है। यानी गुप्त काल के जो ब्राह्मणी लिपि और नागरी लिपि, इन दोनों के बीच यहाँ पे डिफरेंस करते हैं कि ब्राह्मणी लिपि में क्या होता है, कोई शब्द होता है तो अक्षरों के सिरों पर छोटी अड़ी लकीरें सिरों पर, यानी जब यहाँ पे एक यहाँ पे मान ले कोई अक्षर है तो उसके ऊपर छोटी कुछ कुछ लकीरें होती है, कहीं त्रिकोण बनाए जाते हैं या कहीं छोटे ठोस त्रिकोण अड़ी लकीरें, ये सभी बनाए जाते हैं। लेकिन जो देवनागरी की जो लिपि होती है उसमें जहां तक अक्षर होते हैं वहीं तक क्या होती है, लकीरें होती है। जितनी लंबी उनके अक्षर के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है और ये सिराएं उतनी ही लंबी होती है जितने की अक्षरों की चौड़ाई। हाँ, कुछ लेखों के अक्षरों के में सिरों अब भी कहीं कहीं तिकोन दिखाई पड़ते हैं। किसमें? कुछ लेखों के सिरों पर अभी भी कुछ कुछ तिकोन दिखाई पड़ते हैं। दूसरी स्पष्ट विशेषता यह है कि इस प्राचीन नागरी के अक्षर आधुनिक नागरी से मिलते जुलते हैं और इन्हें आसानी से थोड़े अभ्यास के बाद पढ़ा जा सकता है। यानी प्राचीन जो नागरी भाषाएं हैं, प्राचीन जो देवनागरी भाषाएं हैं और अभी जो नागरी भाषाएं हैं, उन सभी में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। यानी नागरी भाषा के अगर कुछ लेख अभी अगर मिलते हैं, जैसे शिलालेख मिलते हैं, तो इसे आसानी से ही पढ़ा जा सकता है, ज्यादा नहीं अंतर, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन ब्राह्मणी में थोड़ा मोड़ा अंतर आ गया है। ब्राह्मणी और किसमें, देवनागरी लिपि में यहाँ पे अंतर दिखाया गया है इस पैराग्राफ के जरिए। तो यहां तक हम लोग कहां तक जाने हैं कि जो नागरी लिपि थी वो दो प्रकार में, क्या, नंदी नागरी जो कि दक्षिण भारत में थी और देवनागरी वो उत्तर भारत में थी, लेकिन दोनों मिला के थी वो नागरी लिपि ही। वो जो है क्या, एक पूरे भारत में फैली भाषाएं थी, वो पूरे भारत में फैली लिपि थी। और उसके बाद ब्राह्मणी लिपि और क्या, देवनागरी लिपि का यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस बताया गया है। अब हम बता चुके हैं कि दक्षिण भारत की नागरी जो कि नंदी नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लग जाते हैं, यानी 8वीं सदी से जो है नागरी लिपि के लेख मिलने जाते हैं और उत्तर भारत में 9वीं सदी से, यानी उत्तर भारत में 9वीं सदी से उसके लेख मिलने जाते हैं। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि अमुक निश्चित समय से ही नागरी लिपि की शुरुआत होती। यानी देखिए, हम ये भी देखते हैं कि नंदी नागरी जो कि दक्षिण भारत की जो नागरी लिपि थी उसके जो लेख हैं वो कब से मिलने शुरू हो जाते हैं, 8वीं सदी से ही, यानी 701, 702, 703 इन सभी ईस्वी से ही शुरू हो जाती है। और उत्तर भारत में 9वीं सदी से मिलने शुरू हो जाती है। लेकिन हम ये कहीं नहीं कह सकते कि नागरी लिपि की शुरुआत किसी स्पेसिफिक टाइम कब से शुरू हुई, ये हम लोग नहीं बता सकते। नागरी जैसे अक्षर कुछ पुराने लेखों में दिखाई देते हैं और पुराने शैली में कुछ अक्षर नागरी लेखों में भी दिखाई देते हैं। यानी नागरी जैसे अक्षर कुछ पुराने लेखों में दिखाई देते हैं। यानी नागरी का जो वास्तविक विकास, नागरी कब बनी, देवनागरी का विकास कब हुआ, ये सभी स्पष्ट कहना संभव नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ पुराने लेखों में भी नागरी के अक्षर दिखाने को मिलते हैं। अब हमें यह देखना है कि इस नई लिपि को नागरी, देवनागरी या नंदी नागरी क्यों कहते हैं। अगला देखेंगे क्यों कहते हैं। नागरी कैसे, नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। फिर से वही चीज कि नागरी लिपि को नागरी लिपि ही क्यों कहते हैं, इसमें बहुत सारे विद्वान के बीच क्या है, मतभेद है। नहीं, आप सही नहीं है, आप गलत हैं, आप गलत हैं, आप सही है, इस तरह का क्या है, मतभेद है। लेकिन एक मत के अनुसार, लेकिन उनमें से क्या है, गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने सबसे पहले इस लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी लिपि कहते हैं। तो कैसे नागरी का नाम नागरी क्यों पड़ा, इसमें बहुत सारा मतभेद है। लेकिन एक मत उसमें क्या है, गुजरात के जो नागर ब्राह्मण हैं उन्होंने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, नागरी लिपि कहते हैं। इस मत को स्वीकार करने में अनेक अड़चने हैं। क्यों? एक अन्य मत के अनुसार बाकी नागर सिर्फ नागर हैं, परंतु काशी देवनगरी है। क्या है? एक अन्य मत के अनुसार। अब देखिए, पहला मत तो ये गुजरात के नागर ब्राह्मण इसका इस्तेमाल सबसे पहले किए थे, इसलिए इसको
नागरी लिपि कहते हैं। लेकिन एक अन्य मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर हैं, परंतु काशी देवनगरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। स्पष्टता यह एक संकुचित मत है, यानी एक छोटा सा एक अपना क्षेत्रीयवाद से जुड़ा हुआ एक मत क्या है कि बाकी जो नगर हैं, भारत के और सभी जो नगर हैं वो क्या है, सिर्फ नगर हैं, लेकिन काशी क्या है, उसको देवनगरी कही जाती है एवं काशी में इस लिपि का प्रयोग होता था, इसलिए इसका नाम देवनागरी लिपि पड़ गया। ठीक है। दूसरे, अल बेरूनी ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, यानी अल बेरूनी एक जो अपने आए थे अपने ग्रंथ 1030 ईस्वी के समय में लिखते हैं कि नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, कहां, मालवा में। अतः यह स्पष्ट है कि 1000 के आसपास नागर या नागरी नाम अस्तित्व में आ चुका था। यानी अल बेरूनी एक टाइम पे भारत आए थे और उन्होंने 1030 ईस्वी में लिखा कि मालवा में एक लिपि का इस्तेमाल होता है जिसे नागर कहते हैं, यानी नागर नागरी सेम है, यानी वही भाषा का उन्होंने बात किया। तो ये कहते हैं कि 1000 के आसपास इसका नामांकन तो कम से कम हो गया था, इस लिपि का क्या नामांकन को कम से कम हो गया था। दरअसल यह शब्द और भी कुछ पहले अस्तित्व में आ चुका था, यानी 1000 से पहले यह अस्तित्व में आ चुका था। आगे बात करेंगे। इतना निश्चित है, क्या है, इतना निश्चित है, क्या निश्चित है, इतना निश्चित है कि नागरी शब्द किसी नगर अर्थात बड़े शहर को से संबंधित है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या है, एक पहला मत जो है नागर ब्राह्मणों से लिया गया है, दूसरा आपका क्या देवनगरी से लिया गया है। तो ये क्या है, ये किसी नगर से ही संबंधित है, क्या है, नगर से संबंधित है। पंडितादित्यकम नामक एक नाटक में जानकारी मिलती है, एक नाटक है, क्या है, एक नाटक है जिसमें यह जानकारी मिलती है। पाटलिपुत्र यानी पटना को नगर कहते थे। हम यह भी जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं, यानी एक और है, पाटलिपुत्र पटना को नगर कहते हैं। हम यह भी जानते हैं स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं, यानी उत्तर भारत में एक लिपि, एक लिखने की एक शैली चलती थी, इसे नागर शैली कहते थे। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत की किसी बड़े नगर से संबंध रखता है, यानी नागर या नागरी क्या है, उत्तर भारत के किसी बड़े शहर से संबंध रखता है। असंभव नहीं है कि यह बड़ा नगर प्राचीन पटना ही हो। यानी वो कहते हैं कि ये जो नागरी है इसका जो प्रादुर्भाव है, इसकी जो उत्पत्ति है कहां से, पटना यानी पाटलिपुत्रा से ही हो सकता है। यह कोई इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, पर क्योंकि पटना उस समय एक बड़ा शहर, एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था पूरे भारत का, तो हो सकता है ये कहां, ये पटना से ही निकला हो। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। यानी अब देखते हैं नागर से नागर से नागरी और नागरी से फिर देवनागरी कैसे हुई, इस बारे में बात करते हैं लेखक कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि बहुत बड़े शासक थे और विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, या हो सकता है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो उनका नाम देव था उस वहां से देव चिपक गया हो, या विक्रमादित्य के नाम से चिपक गया हो। इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता था। क्या है, गुप्तों की राजधानी कहां होती थी, पटना। चंद्रगुप्त जो कि चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य ये सभी कहां, गुप्त वंश के थे, एवं इन दोनों का नाम देव था, देव नाम से भी जाने जाते थे, एवं इनकी जो नगरी थी उसे देवनगर भी कहा जाता था। इसलिए देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि बाद में देवनागरी के नाम दिया हुआ। इस तरह भी हो सकता था कि पटना में एक शासक थे जो कि गुप्त वंश के, जो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर आपके विक्रमादित्य हो सकते हैं। इन सभी का क्या बोल सकते हैं, एक तरह से पेट नेम बोल सकते हैं, जो कि देव भी था। और वही इसी देव से पटना को देवनगर भी कहा जाता था। यहीं से देवनगर से देवनागरी भी निकल सकती है, यह भी एक मत है। लेकिन यह सिर्फ एक मत हुआ, हम सप्रमाण नहीं बता सकते कि देवनागरी का नाम कैसे अस्तित्व में आया। यानी इन्होंने 3 मत दिया, एक गुजरात के नागर ब्राह्मण, दूसरा आपका वाराणसी देवनगर, और तीसरा हो गया आपका पटना, जिसमें क्या चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य थे, जिनका पेट नेम बोल सकते हैं या उपनाम बोल सकते हैं देव था। वो पटना में रहते थे, इसलिए यहाँ पटना को क्या देवनगर भी कहा जाता था, और वहां से देवनगर से देवनागरी लिपि कही जा सकती है। आगे बात करते हैं हम लोग। ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर शासकों ने अपने लेखों में लिपि को नंदी नागरी कहा है। यानी विजयनगर, फिर से दक्षिण भारत की ओर चलते हैं,
विजयनगर जो है वहां के शासकों ने अपनी लिपि को नंदी नागरी कहा है। विजयनगर के राजाओं के लेख में कन्नड़, तेलुगु और नागरी लिपि मिलते हैं। यानी विजयनगर के जो राजा थे, जो कि दक्षिण भारत के जो राजा थे, कन्नड़ तेलुगु मिलते हैं, ये तो दक्षिण भारत में है, और नागरी लिपि भी मिलते हैं। जानकारी मिलती है कि विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में ही पहले वेदों को लिपिबद्ध किया गया था। यानी ऐसा माना जाता है, ऐसी जानकारी मिलती है कि विजयनगर के जो शासक थे, विजयनगर साम्राज्य जो था, उसी समय सबसे पहले वेदों को लिपिबद्ध किया गया। यानी वेद क्या थे? वेद अलग अलग ऋषियों के द्वारा लिखा हुआ था, जो ज्ञान का संग्रह था, उन सभी को एक जगह लिपिबद्ध, एक जगह लिखा गया। क्या किया गया? एक जगह। यह वैदिक साहित्य निश्चित ही नागरी लिपि में ही लिखा गया होगा। तो वैदिक जो साहित्य है वो किस लिपि में लिखा गया होगा? नागरी लिपि में। और ये कौन लिख रहा था? विजयनगर के शासक। विजयनगर कहाँ के शासक थे? दक्षिण भारत के शासक थे। तो दक्षिण भारत में भी क्या नागरी लिपि होगा? विद्वानों का यह भी मत है कि वाकाटकों और राष्ट्रकूटों के समय महाराष्ट्र में प्रसिद्ध नंदी नगर, यानी आधुनिक जो नांदेड़ है, नंदी नगर, जो कि अभी नांदेड़ के नाम से जाना जाता है, कि लिपि होने के कारण इसका नाम नंदी नागरी पड़ा। अभी हम लोग पीछे देवनागरी का नाम देवनागरी कैसे पड़ा, इसके बारे में डिस्कस की है। अब हम लोग नंदी नागरी के विषय में जानते हैं, जो कि है, इसमें किसको कनेक्ट किया जा रहा है? सबसे पहले विजयनगर के राजाओं के द्वारा इसको कनेक्ट किया जा रहा है, जो कि लिपिबद्ध किया गया था। और विजयनगर के राजा लिखते हैं कि ये जो लिपि है उसे नंदी नागरी कहते हैं। क्या कहते हैं? विजयनगर के राजा तो लिख के गए, ये जो लिपि है इसे नंदी नागरी कहते हैं। और इस समय महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध नंदी नगर जो है वो अस्तित्व में आता है। लेकिन हमें नामांकन के इस झंझट में अधिक नहीं पढ़ना चाहिए। यानी ये पूरा इतना बताने के बाद गुणाकर मूल्य जी कहते हैं कि चलिए इसको छोड़ते हैं, नामांकन का झंझट में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। यह किसी नगर विशेष की लिपि नहीं थी, क्योंकि ईसा की 8वीं से 11वीं सदी में हम नागरी लिपि के पूरे देश में व्याप्त देखते हैं। उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। हम लोग को नामांकन के झंझट में इसी तरह नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह लिपि जो है किसी नगर विशेष के लिए नहीं थी, ठीक है, यह किसी स्पेसिफिक जगह के लिए नहीं थी। ये क्या थी? पूरे देश में फैली हुई थी। इसे सिर्फ एक नगर से कनेक्ट करने के लिए थोड़ा इसके साथ जाति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जाति हो जाएगी। ये अच्छा चीज है कि कहां से उत्पन्न हुआ इसके बारे में पढ़ा जाए, जो कि गुणाकर मूल्य यहाँ पे लिख चुके हैं। 3 देवनागरी लिपि के बारे में, एक आपका नंदी नागरी के बारे में। तो 18 से 11वीं सदी के बीच क्या थी? नागरी लिपि पूरे देश में क्या थी? एक सार्वदेशिक लिपि बन चुकी थी। आगे बात करेंगे। देश भर में नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिलते हैं। कहां कहां मिलते हैं? नागरी लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास व संस्कृति के एक नए युग की शुरुआत होती है। क्या होती है? देश भर में बहुत सारे नागरी लिपि के लेख मिलते हैं और क्या होती है? भारतीय इतिहास व संस्कृति में एक नए युग की शुरुआत होती है। भारत इस्लाम के संपर्क में आता है और बाद में 13वीं सदी में इस्लामी शासक का शासन आरंभ होता है। यानी नागरी लिपि के आरंभ के बाद क्या होता है? भारत इस्लाम के संपर्क में आता है। इस्लामिक जो कंट्री थे या इस्लामिक जो शासक थे, उन्होंने भारत पर क्या आक्रमण करते हैं और 13वीं सदी में इस्लामी शासकों का शासन आरंभ हो जाता है। नए संप्रदाय अस्तित्व में आते हैं और भारतीय समाज में बहुत से संप्रदायों को एक व्यापक नाम मिलता है, हिंदू समाज एवं हिंदू धर्म। एक जो पूरा भारत एक लिपि से जो कनेक्टेड था, क्या था? एक लिपि से कनेक्टेड था। सभी क्या करते थे? एक प्रकार के संप्रदाय के जो लोग थे, और वहां पे जब इस्लामी शासक का जब आक्रमण होता है, एक नए संप्रदाय का आक्रमण होता है। एक नए संप्रदाय कहाँ? भारत में आते हैं। एवं क्या होता है? इस भारत के संप्रदाय को एक नया नाम मिलता है, जिसे क्या कहते हैं? हिंदू समाज या हिंदू धर्म। आगे बात करते हैं। नागरी लिपि के साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं ने भी जन्म लिया। यानी सिर्फ नागरी लिपि नहीं, नागरी लिपि के साथ बहुत से जो रीजनल लैंग्वेज आप कह सकते हैं, उन्होंने भी जन्म लिया। 8वीं 9वीं सदी के आरंभिक में हिंदी का साहित्य मिलने लग गया जाता है। यानी जब हम ढूंढने जाते हैं तो 8वीं और 9वीं सदी में हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। यानी हिंदी की पुस्तकें, हिंदी के जो ग्रंथ है, हिंदी के ताम्रपत्र, हिंदी के जो हस्तलिखित जो लेख हैं, वो सभी मिलने लग जाते हैं। हिंदी के आदि कवि सरहपाद, जो कि 8वीं सदी में दोहा कोश की तिब्बत से जो हस्तलिपि मिलती है, वह 10वीं 11वीं सदी की लिपि में लिखी गई है। नेपाल से और भारत के जैन भंडारों में इसी काल की बहुत सारी हस्तलिपियां मिलती। यानी बहुत सारी हस्तलिपियां किस काल के? आदिकाल सरहपद, यानी 8वीं सदी के एवं 11वीं सदी के, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं, इन सभी सदी के क्या हस्तलिपियां मिलती है, जो हाथ से लिखा होता है। ठीक है। इस काल में भारतीय आर्य भाषा परिवार की आधुनिक
भाषाएं मराठी, बांग्ला आदि जन्म ले रही थी। यानी इस समय क्या है, इस काल में भारतीय आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बांग्ला आदि जन्म ले रही थी। यानी हिंदी के साथ बहुत सारी जो रीजनल लैंग्वेज है उनका भी जन्म हो रहा था। इस समय से इन भाषाओं के लेख भी मिलने लग जाते हैं। यानी इसी समय हिंदी के साथ हिंदी के ही आसपास, यानी हिंदी के ही आसपास कौन कौन सी भाषाओं के लेख मिलने लग जाते हैं, मराठी और बांग्ला भाषा के भी लेख मिलने लग जाते हैं। दक्षिण भारत के द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं विशेषतः तमिल भाषा अधिक प्राचीन है। द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं मतलब जो कि दक्षिण भारत की जो मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, ये सभी भाषाओं के भी दक्षिण भाषा में द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं विशेषतः तमिल भाषा अधिक प्राचीन है। यानी इनमें से दक्षिण भारत में जो भाषाएं चलती है उनमें से सबसे तमिल क्या है, सबसे प्राचीन है। लेकिन इन भाषाओं के लेख भी इसी समय से मिलने लग जाते हैं। ठीक है, इन भाषाओं के लिए दक्षिण भारत में विकसित ब्राह्मणी लिपि कुछ स्वतंत्र विकास हो रहा था, परंतु दक्षिण भारत में नागरी लिपि का भी खूब व्यवहार था। यानी दक्षिण भारत में दो प्रकार की लिपि क्या हो रही थी, उत्पन्न हो रही थी। पहली कौन, आपकी जो नंदी नागरी, जो नागरी का ही स्वरूप था, जिसको देवनागरी कहा उत्तर भारत में माना जाता है, उसे क्या कहते हैं दक्षिण भारत में नंदी नागरी। दूसरा आपका क्या, ब्राह्मणी लिपि, जो कि दक्षिण भारत की जो भाषाएं थी उनमें जो लिखी जाती थी वो। दरअसल नागरी के आरंभिक लेख हमें विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश में ही मिलते हैं। यानी वो कहते हैं कि नागरी का जो सबसे आरंभिक लेख होता है वो उत्तर भारत में नहीं, दक्षिण भारत में ही सबसे पहले कहाँ मिलते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग। अनेक विद्वानों का मत है कि, अब आगे क्या है, अनेक विद्वानों का मत है कि भारत में नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग का सामगढ़ दानपत्र, जो कि 754 ईस्वी का है, यानी 8वीं सदी में 754 ईस्वी में है। क्या है, सबसे पुराना जो है दक्षिण भारत में जो नागरी लिपि का सबसे प्राचीनतम यानी सबसे पुराना जो लेख है वो राष्ट्रकूट के राजा दंती दुर्ग का है। क्या है, जो कि सामगढ़ दानपत्र है। दंती दुर्ग ने ही राष्ट्रकूट शासक की नींव डाली थी। यानी राष्ट्रकूट शासक के जो पहले शासक बोल सकते हैं, राष्ट्रकूट वंश के पहले शासक दंती दुर्ग, इन्होंने ही इसकी नींव डाली थी। ये राष्ट्रकूट शासक की मूलतः कर्नाटक में रहने वाले थे और इनकी मातृभाषा कन्नड़ थी। यानी राष्ट्रकूट शासक के जो मातृभाषा थी वो क्या थी, कन्नड़ थी, परंतु ये खानादेश विदर्भ में बस गए थे। दंती दुर्ग के बाद उनका चाचा कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूटों की गद्दी पर बैठा। इसी कृष्ण के शासनकाल में एलोरा यानी प्राचीन एलापुरा और वेल्लूर के अनुपम कैलाश मंदिर पहाड़ को काटकर बनाया गया था। यानी एलोरा की जो गुफाएं हैं, एलोरा की जो गुफा है किसके द्वारा बनाया गया था, कृष्ण के शासनकाल में। क्या है, कृष्ण के शासनकाल में, कृष्ण प्रथम के शासनकाल में एलोरा की गुफाएं बनाई गई थी, जो कि किसके थे, उनके चाचा थे। क्या थे, दंती दुर्ग के बाद उनके चाचा जो कि कृष्ण थे, वो जो दंती दुर्ग के बाद जो है जब गद्दी पे बैठे तो उन्होंने ही एलोरा की गुफाएं बनाई है। कृष्ण के कुछ लेख भी मिले हैं और इनके कुछ लेख भी मिले हैं। 9वीं सदी में अमोघ वर्ष ने एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा हुए। यानी अमोघ वर्ष 3 राष्ट्रकूट राजा के यहाँ पे जिक्र मिलते हैं। पहले कौन से, आपके दंती दुर्ग, सबसे संस्थापक जो राजा है राष्ट्रकूट के जो संस्थापक हैं वो क्या, दंती दुर्ग। दंती दुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम और तीसरे अमोघ वर्ष, जो कि ये आपके राष्ट्रकूट के सबसे प्रसिद्ध राजा हुए। उनके बारे में राष्ट्रकूट के राजा, इनकी इसी अमोघ वर्ष ने राष्ट्रकूट की नई राजधानी मन्नखेड़ यानी मालखेड़ा, क्या की, अमोघ वर्ष ने राजधानी को कहा, मन्नखेड़ में बनाया और इसकी नींव डाली। अमोघ वर्ष के शासनकाल में ही जैन गणितज्ञ महावीराचार्य 1805 ईस्वी में गणित सार संग्रह की रचना की थी। यानी गणित सार जो संग्रह जो है उसकी रचना की थी और ये क्या है आपका नागरी लिपि में है। आगे बात करेंगे। इसी की 8वीं सदी में पश्चिम महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश में शिलाहारों का राज्य स्थापित हो गया था। यानी आप देख रहे हैं इसमें पूरा ऐतिहासिक वर्णन, नागरी लिपि का जो वास्तविक इतिहास क्या है उसमें गुणाकार मूल्य किस तरह डीपली तक जा रहे हैं, एक एक राजाओं के बारे में कहां कहां से नागरी लिपि कैसे यूज होती थी उन सभी के बारे में बता रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे। इसी की 8वीं सदी में पश्चिम महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश के शिलाहारों का राज्य स्थापित हो गया था। यानी कोंकण प्रदेश में भी शिलाहारों का राज्य, शिलाहार वंश का राज्य जो है स्थापित हो गया था। 11वीं सदी में इनकी एक शाखा का राज्य कोल्हापुर सतारा प्रदेश में भी स्थापित हो गया था। इन शिलाहारों की
शिलाहारों के अनेक नागरी लेख मिलते हैं। यानी इन शिलाहारों के राजा जो है, शिलाहार जो राजा थे, उनके भी लेख नागरी लिपि में दिखते हैं। यानी अभी एक चीज देखिएगा, इनमें जो भी जिस राजा का भी जिक्र आएगा आपका, ठीक है, चाहे वो राष्ट्रकूट हो, चाहे वो विजयनगर हो, इन सभी के का जो संबंध है नागरी लिपि से है। 11वीं सदी में नागरी लिपि में प्राचीन मराठी के लेख मिलने लग जाते हैं। यानी नागरी लिपि में जो है प्राचीन मराठी के लेख भी 11वीं सदी तक मिलने लग जाते हैं। यानी हिंदी के बाद ये कहां शिफ्ट होने लगता है, मराठी भाषा में भी शिफ्ट होने लगता है। अक्षी जो कि कुलाबा जिला में है, के सिलहर शासक केसीदेव प्रथम का एक शिलालेख 1012 ईस्वी मिलता है, जो कि संस्कृत मराठी भाषाओं में है और इसकी लिपि नागरी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मराठी की भी लिपि क्या है, नागरी, और संस्कृत की भी क्या है, नागरी है। तो क्या है, ये सभी क्या है आपका नागरी लिपि में। परंतु दिवे अगार जो कि रत्नागिरी जिला है, ताम्रपट पर पूर्णतः मराठी में है, पूर्णतः मराठी लिपि में लिखा गया है, उसमें नागरी लिपि का ज्यादा यूज नहीं हुआ है। देखिए, परंतु एक जो एक्सेप्शन में है, दिव्य अगार में पूर्णतः मराठी में लिखा हुआ है, इसे मराठी का आद्य लेख माना जाता है, सबसे पुराना लेख माना जाता है। किसे, दिव्य अगार जो कि रत्नागिरी जिले में है, उसके ताम्रपत्र को सबसे मराठी का सबसे आद्य लेख माना जाता है। नागरी लिपि में लिखा गया यह ताम्रपत्र 1060 ईस्वी का है। यानी एक देख रहे हैं, नागरी लिपि का इतिहास आपको वही 7वीं से लेके 11वीं सदी के बीच आपको फलता फूलता हुआ देखने को मिलता है। आगे बात कीजिएगा, कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल स्थान जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। जैन धर्म क्या है, जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ है, कर्नाटक का श्रवण बेलगोल नामक स्थान है, जो कि जैन धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ गोमटेश्वर का एक भव्य पुतला खड़ा है। किसकी खड़ा है, कर्नाटक के श्रवण बेल स्थान पर किसका पुतला है, गोमटेश्वर का पुतला है। इस स्थान में विविध भाषाओं और लिपियों के अनेक लेख मिलते हैं। यानी जो गोमटेश्वर है, बहुत सारी भाषाओं और लिपियों में बहुत सारे लेख आपको देखने को मिलते हैं। यह है श्री गंगाराजे सुताले करविले, यानी श्री गंगाराज के परनकोट ने बनाया था। क्या है, अब ये जो लेख है ये क्या है, ये जो क्या है, श्री गंगाराज ने परकोटा बनवाया था। क्या है, एक अन्य नागरी लेख में लिखा है श्री चावुंडराजे करवीय ले, ये लेख दक्षिणी शैली की नागरी में है। यानी इस तरह के लिपि में लिखा हुआ है, ये एग्जैक्ट लिखा हुआ है श्री चावुंडराजे करवीय ले। ये सभी जो है इस प्रकार की लेखों में लिखा गया है। यानी आप बोल सकते हैं चावुंड राजों ने इस कुछ लिखवाया होगा, इसका कुछ अर्थ होगा। देवगिरी के यादव राजाओं ने के नागरी लिपि में बहुत सारे लेख मिलते हैं। आप क्या कहते हैं, देवगिरी में भी बहुत सारे यादव राजा हैं, उनके भी बहुत सारे लेख जो है नागरी लिपि में देखने को मिलते हैं। यहां से बहुत सारा इस चैप्टर में जो है ना, आपका अगर चाहे तो ऑब्जेक्टिव बहुत सारा निकल सकता है। ठीक है, एक एक लाइन आपका ऑब्जेक्टिव का है। ठीक है, यादव राजा रामचंद्र जो कि 13वीं सदी में ताम्रपत्र पर ए और ओ की मात्राएं अक्षरों की बाईं ओर है। यानी अभी जो हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क में ए कर के, क में ओ कर क, क्या है, इसमें जो अक्षरों के दाईं ओर पर आकर, हर्षीकर, हर्षुकर सब लगाते हैं। लेकिन ये जो राजा है यादव राजा रामचंद्र जो कि 13वीं सदी में हुए, इसमें जो मात्राएं हैं वो बाईं ओर है। कल्याण के पश्चिमी चालुक्य नरेशों ने लेखे को नागरी लिपि में है। यानी कल्याण के पश्चिमी चालुक्य वंश नरेश जो राजा हैं, कल्याण के पश्चिमी में जो है, उनमें चालुक्य नरेश जो है, उनके जो लेख है कहाँ में है, वो भी नागरी लिपि में है। तो जितने भी राजा का जिक्र आपको इस पूरे चैप्टर में हुआ है, वो सभी नागरी लिपि में ही कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। और जिक्र आपका आता है कहां पे, उड़ीसा जो कि कलिंग प्रदेश है। कलिंग उड़ीसा आप जो जानते ही हैं, उनमें ब्राह्मणी का एक विशेष शैली है। कलिंग लिपि का अस्तित्व था, परंतु गंग वंश के कुछ शासकों के लेख नागरी लिपि में ही मिलते हैं। यानी कलिंग में थोड़ा सा क्या ब्राह्मणी लिपि चलती थी, लेकिन कलिंग में ही गंग वंश के शासक जो थे उनके लेख नागरी लिपि में देखने को मिलते हैं। नागरी लिपि के लेख न केवल पश्चिम से पूरा भारत बल्कि सुदूर दक्षिण भारत में भी मिले हैं। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश के राजा वर्गुन के पलियाम ताम्रपत्र भी मिले, वो भी नागरी लिपि में। प्रथम ताम्रपत्र तमिल से शुरू होता है, परंतु इसकी दूसरी ओर से नागरी यानी संस्कृत भाषा के लेख शुरू हो जाते हैं। यानी देखिए, इस राजा के भी जो राजा वर्गुन है, इसके जो प्रथम जो ताम्रपत्र हैं वो क्या मिलते हैं आपको, तमिल भाषा में मिलते हैं, लेकिन उसके बाद इसकी नागरी लिपि में भी मिलती है।
यह ईसा की 9वीं सदी का है, यानी ये 9वीं सदी का है, 801 802 इस समय का है। उत्तर भारत में पहले पहल गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेख नागरी लिपि में देखने को मिलते हैं। यानी दक्षिण भारत में सबसे पहले नागरी लिपि में किसे देखने को मिलते हैं, तो विजयनगर के राजाओं के द्वारा, और उत्तर भारत में सबसे पहले कहां, गुर्जर प्रतिहार राजाओं के द्वारा के जो लेख हैं वो नागरी में देखने को मिलते हैं। अनेक विद्वानों का यह मत है कि यह गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। बहुत लोग कहते हैं गुर्जर प्रतिहार जो राजा थे वो कहां से आए थे, भारत के बाहर से आए थे। ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया और बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। तो ये क्या है, मिहिर भोज, महेंद्र पाल आदि प्रख्यात प्रतिहार यानी प्रतिहार शासक हुए। मिहिर भोज 840 से 840 से 881 ईस्वी। ग्वालियर प्रशासित नागरी लिपि संस्कृत भाषा में है। यानी गुर्जर प्रतिहार में जो मिहिर भोज है, जो कि एक प्रतिहार शासक थे, उन्होंने ग्वालियर में प्रसिद्ध नागरी लिपि की जो भाषा है वो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। वहां पे भी ग्वालियर में जो अब शिलालेख या फिर अभिलेख मिलते हैं वो भी किसमें है, नागरी लिपि में है। आगे, धारा नागरी का परमार शासक भोज अपने विद्यानुराग के इसी इतिहास में प्रसिद्ध है। यानी धारा नागरी का परमार शासक ये भी नागरी लिपि से संबंधित है, परंतु इस शासक के बहुत से कम अभिलेख मिले हैं। परमार शासक के भी अभिलेख क्या है, नागरी लिपि में मिले हैं, लेकिन बहुत कम मिले हैं। इस राजा के बांसवाड़ और बेतमा दानपत्र क्रमशः कोंकण विजय तथा कोंकण विजय पूर्व के अवसरों पर दिए गए हैं। बेतमा इंदौर के समीप जो है, क्या है, इंदौर के समीप जो है, उसके जो दानपत्र हैं 1020 ईस्वी का है। यानी ये सभी जो दानपत्र जो हैं वो सभी पे जो लिखे हुए हैं वो भी किसमें, नागरी लिपि में है। हमने उन्हीं आरंभिक नागरी लिपि का संक्षिप्त चर्चा की है जो देश के विभिन्न भागों से मिले हैं। ठीक है, इसमें इस लेख में हमने क्या चर्चा की है, उस पे हम लोगों ने संक्षिप्त चर्चा की। ये बोलते हैं हम लोगों ने विस्तार पे भी चर्चा नहीं की है, छोटी छोटी चर्चा की है, कहां कहां से लिखा है। यहां आपको इस पूरे चैप्टर में आपको बहुत सारे राजाओं के नाम मिले होंगे, बहुत सारे ईस्वियां मिली होगी, बहुत सारी जगहों के नाम मिलेंगे। तो वो सभी क्या है, नागरी लिपि से संबंधित है। दक्षिण में अगर वो नागरी लिपि होती थी उसे नंदी नागरी कहते थे, और उत्तर की जो नागरी लिपि उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। कैसे ये नाम कैसे मिला, इन सभी पे चर्चा हुआ है। और इसके बाद देश के विभिन्न भागों में मिले हैं, क्या संक्षिप्त चर्चा, बहुत से अलग अलग राज्य में जो शिलालेख मिले उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 12वीं सदी के बाद हम उत्तर भारत के सभी हिंदू शासक को देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। यानी 8वीं से 11वीं सदी तक बहुत सारे कहीं कहीं छिटपुट नागरी लिपि, छिटपुट क्या, अच्छा खासा नागरी लिपि देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही 12वीं सदी इंटर होती है तो उत्तर भारत में सभी हिंदू शासक देवनागरी लिपि का यूज करते हैं। हमने यह भी देखा कि कुछ इस्लामी शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी लेख अंकित किए हैं। इसके बाद ना सिर्फ हिंदू शासक बल्कि इस्लामी शासकों पर भी क्या है, देवनागरी लिपि लिखते थे। इस्लामी शासक भी देवनागरी लिपि में लिखते थे। तो आज के ये सेशन शायद खत्म हो गया होगा। हाँ, तो ये पूरा नागरी लिपि का जो चैप्टर है ये यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। गुणाकर मूले ने इस पूरे चैप्टर में बस इतना ही बात किया है कि देवनागरी लिपि की महिमा क्या है। क्या है देवनागरी बोले तो सिर्फ उत्तर भारत की कही जाएगी, तो नागरी लिपि इसलिए इसका शीर्षक हो सकता है। क्या है, नागरी लिपि इसलिए इसका शीर्षक है कि ये जो लिपि है ये पूरे भारत में व्याप्त थी एक समय। 8वीं सदी से ये उत्पन्न हुई थी। 8वीं के पूर्वार्ध यानी 1850 से पहले ये इसके जो अभिलेख हैं वो देखने को मिलते हैं, और अभी तक उसका जो प्रचलन है हम लोग करते हैं। अभी तक हम लोग क्या करते हैं, हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं। तो ये पूरा आपका चैप्टर है जो कि बहुत अच्छे विद्वान थे आपके गुणाकर मूले, उनको द्वारा लिखा गया है। आई होप आपको ये पूरा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के इस सेशन में इतना ही। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपका गोधुली, प्यूसम, वर्णिका और बहुत सारे पनोरमा, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, इन सभी के बुक अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर चाहिए होगा तो जाके परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको हर एक चैप्टर वाइज आपको क्या मिलेंगे, आपके पूरे चैप्टर्स मिलेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो एक पूरा कंप्लीट बुक है आपका जो कि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम को ध्यान में रख के बनाया गया है। हिंदी में आपको चैप्टर्स मिलेंगे, संस्कृत में आपको चैप्टर के साथ जो संस्कृत का हिंदी है वो भी मिल जाएगा। इंग्लिश में भी सेम है, क्या मतलब जो आपका इंग्लिश में जो आपका चैप्टर्स है वो मिलेगा। उसके बाद आपको क्या है, इंग्लिश का हिंदी में भी आपको ट्रांसलेट किया हुआ मिलेगा। तो किससे क्या होगा, आपका एक पूरा जो स्टोरी होता है वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो एक बार जरूर से जरूर कैप्टन गोधुली, कैप्टन प्यूसम, कैप्टन वर्णिका
कैप्शन आपका पनोरमा, कैप्टन पनोरमा रीडर, ये सभी बुक जो आपके क्लास 10th के लिए डेडिकेटेड और बिहार बोर्ड के खास विशेषज्ञों के द्वारा, बिल्कुल जो पर्सन आपका 17 सालों से बिहार बोर्ड के एग्जाम को देख रहा है, समझ रहा है, जिन्होंने बिहार बोर्ड में वास्तविक रूप में काम किया, उन सभी के द्वारा ये बुक डिजाइन किया गया है। तो बहुत ही यूजफुल बुक होने वाली है आपके लिए। रोशनी पब्लिकेशन के द्वारा जो 17 सालों से हमारा जो मिशन है, हर एक विद्यार्थी के पास जो है बिहार बोर्ड में जो है अच्छे अंक लाए, बिहार बोर्ड बिल्कुल उभर के आए, उसके लिए हम लोग अभी तक कार्यरत हैं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सभी सब्जेक्ट का क्लास यहाँ पे आपको हमेशा से मिलते रहेगा। आप अगर क्लास 11th या 12th में भी हैं तो हमारे कैप्टन रेनबो एवं दिगंत को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक और क्रैश कोर्स भी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो गया है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट और अमेजोन से भी जाके परचेज कर सकते हैं। अगर आप जल्दी चाहते हैं, अगर आपके नजदीकी बुक स्टोर है, बिहार के किसी भी जिले से हैं, तो वहां भी आपको अपने नजदीकी बुक स्टोर में रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन सीरीज का बुक, हर एक बुक में आपको कैप्टन देखने को मिलेगा। तो कैप्टन सीरीज का बुक अगर आप देखने को मिलेंगे, कैप्टन गोधुली, कैप्टन वर्णिका, जाके आप अपने नजदीकी बुक स्टोर पे भी जाके परचेज कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले आपके चैप्टर के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।